मुझे पता है कि अगर मैं एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग से बांध दूं, ऐसी वैसी स्प्रिंग नहीं बल्कि हुक्स लॉ को फॉलो करने वाली स्प्रिंग, और फिर इस ब्लॉक को मैं पकड़ के खींचूं और खींच के छोड़ दूं, तो ये जो ब्लॉक मोशन करेगी इसे मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलूंगा। और इसके मोशन के ग्राफ को हमने प्लॉट किया था पिछले वीडियो में, इसके पोजीशन टाइम ग्राफ को, और ये कुछ ऐसा आया था। और यहाँ पे ब्लॉक की जो पोजीशन है ग्राफ में हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ब्लॉक का जो पोजीशन है वो बदल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर हमने बात की थी एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड की। अब एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां से जितनी मैक्सिमम दूरी है ब्लॉक की, जितना दूर ये जा रही है मैक्सिमम दूरी, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ग्राफ पे अगर मुझे एम्पलीट्यूड दिखाना हो तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, कौन सी पोजीशन की है, ये हो जाएगी इस पीक पोजीशन की। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि ये स्केलर है तो इस दूरी को भी मैं एम्पलीट्यूड ही बोलूंगा, इस दूरी को भी मैं एम्पलीट्यूड ही बोलूंगा। फिर हमने बात की थी टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड हमने कहा था कि एक पूरे चक्कर में लगने वाले समय को बोलते हैं। तो बॉडी स्टार्ट कर रही है मोशन यहां से, फिर ब्लॉक गई यहां तक और फिर से वापस आई, तो इस पूरे चक्कर में जो समय लगा उसे हम कह देंगे टाइम पीरियड। पूरी बॉडी का मोशन जो है वो रीसेट हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद। बॉडी सेम पोजीशन पे आ जाएगी और सेम डायरेक्शन में जाने लगेगी। देखो बॉडी स्टार्ट यहां से की थी और जा रही थी इधर, फिर एक चक्कर के बाद यहां पे वापस आ गई और फिर से ये जाने वाली है इसी दिशा में। तो ग्राफ में हमने कहा था कि एक टाइम पीरियड होगा पीक टू पीक के बीच का टाइम इंटरवल। इसे हम वैली टू वैली भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और फिर वेट करो कि बॉडी का जो मोशन है वो रीसेट हो जाए, यानी कि यहां तक बॉडी आ जाए, सेम पोजीशन और सेम दिशा में जाने वाली है। तो फिर इस समय के अंतराल को भी हम टाइम पीरियड ही बोलेंगे। अब देखो इसी एग्जांपल में अगर मैं ब्लॉक को थोड़ा दूर खींच के छोड़ूं, यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूं, या फिर ये जो स्प्रिंग है इसे मैं बदल दूं, एक मोटी स्प्रिंग लगा दूं, तो ये जो पूरा मोशन है, ऑसिलेशन है, ये बदल जाएगा। जैसे ही ये बदलेगा वैसे ही उसकी जो ग्राफ होगी वो भी बदल जाएगी। हो सकता है ग्राफ में कुछ ऐसा बदलाव आए, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड बदल रहा है लेकिन टाइम पीरियड वहीं का वही है। या फिर कुछ ऐसा बदलाव आए, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन टाइम पीरियड बदल रहा है, या फिर दोनों ही चीजें बदल जाए, कुछ ऐसे। तो अलग अलग ऑसिलेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ आएंगे और उन्हें कंपेयर करने के लिए हमें 2-3 ग्राफ बनाना पड़ेगा एक ही डायग्राम में। ये थोड़ा खिचपिच हो जाएगा। तो अगर ऑसिलेशंस को कंपेयर करना है तो एक और आसान तरीका है, और वो है पोजीशन टाइम ग्राफ के बजाय हम पोजीशन टाइम की फंक्शन लिखें, x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये एक फंक्शन आएगा कुछ टाइम में, और उसमें अगर मैं समय की वैल्यू डालूं तो ये पूरा सॉल्व होकर एक नंबर दे देगा मुझे, और वो नंबर होगा बॉडी का पोजीशन उस समय पे, उस टाइम टी पे बॉडी की पोजीशन। ये मुझे बताएगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम से किस दिशा में, राइट में है या फिर लेफ्ट में, और कितनी दूर पे है। अब यही चीज यहाँ पे हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। ये देखो तीसरे सेकंड पे बॉडी जो है यहाँ कहीं पे होगी, ये दिखाएगा पोजीशन, यानी कि बॉडी है राइट साइड में, नहीं ये नेगेटिव है तो बॉडी है लेफ्ट साइड में, और कितनी दूरी पे है वो ये पोजीशन बता देगी मुझे। अब वही चीज हम फंक्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आओ लिखना सीखते हैं एक ऑसिलेशन के फंक्शन को। अब ये जो फंक्शन है ये इस ग्राफ से ही तो आ रहा है। इस ग्राफ को मैं अगर मैथ्स में वेरिएबल के टर्म्स में लिख दूं तो वही तो कहलाएगा मेरा फंक्शन। तो ये जो ग्राफ है मुझे दिख रहा है ये कॉस का ग्राफ है। अब साइन का ग्राफ तो यहां से चालू होता और ऐसे कुछ कहीं ऊपर जाता, और कॉस का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, t=0 पे मैक्सिमम होता है और फिर वो नीचे की तरफ आता है। इनफैक्ट t=0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है। तो ये एक बात तो मुझे पता चल गई कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कॉस का फंक्शन होगा, कॉस ऑफ समथिंग होने वाला है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कॉस ऑफ 0 होता है 1, कॉस ऑफ 0 डिग्रीज या फिर 0 रेडियंस ये हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस और साइन की जो फंक्शन है वो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। लेकिन ऐसा तो ट्रू नहीं है हमारे ऑसिलेशन के केस में। ऑसिलेशन में ये वैल्यू तो है एम्पलीट्यूड के बराबर, और एम्पलीट्यूड तो होती है मैक्सिमम दूरी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना यार, मैं इसे जितनी दूर पकड़ के खींचूंगा उतनी बड़ी होगी एम्पलीट्यूड। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है या फिर ये 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस केस में कॉस की वैल्यू तो 1 ही होने वाली है और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 ही होने वाली है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉस की जो वैल्यू है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से, एम्पलीट्यूड ए से। इससे क्या होगा कि जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी, कॉस वाली टर्म मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो होगा 1। अब 1 इंटू ए इज ए। अब अगर मैं ब्लॉक को पकड़ के कुछ 20 सेंटीमीटर खींच दूं और फिर छोड़ूं, तो उस केस में उस मोशन में
जो एम्पलीट्यूड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और अगर ऐसा यूनिट्स में लिखें तो वो हो जाएगा 0.2 मीटर्स। अब अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पे बनाऊं तो ये है एम्पलीट्यूड मेरा इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 मीटर्स। अगर इसकी ऊंचाई है 0.2 तो यानी कि इस पीक की भी ऊंचाई होगी 0.2 मीटर्स। तो इसका मतलब ये कि टाइम t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आ रही है 0.2, तो इस फंक्शन से भी तो वही वैल्यू आनी चाहिए ना। यहां इस फंक्शन में भी अगर मैं t इक्वल टू 0 डालूं तो x की वैल्यू आनी चाहिए 0.2, और ये है मेरा a का वैल्यू 0.2। यानी कि अगर मैं t को 0 डालूं तो क्या होगा, ये कॉस जो है ये टाइम का फंक्शन है, समथिंग इनटू t, तो t 0 हो गया तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये पूरी चीज हो जाएगी 1 इंटू ए इज a, तो आ गया मेरा x ऑफ 0.2 के बराबर। तो चलो ये तो सही आ रहा है। तो अब पता लगाते हैं कि ये अंदर में इसकी फंक्शन क्या है। तो मान लेते हैं कि कॉस जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है टाइम का, कॉस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ओनली t। अब अगर मैं t को 0 डालूं तब तो मेरा आंसर सही आ रहा है, t को 0 डालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी a, जो कि ग्राफ से सही आ रही है। लेकिन देखो ये जो फंक्शन है ये बस इस ब्लॉक का मोशन बताती है। ये जो ब्लॉक है ये t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक यहाँ पे था 0.2 मीटर्स पे, 0.2 मीटर इसकी पोजीशन थी। फिर जब मैंने इस ब्लॉक को छोड़ा तो थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहाँ आएगा, इसकी पोजीशन कुछ होगी, फिर थोड़ी देर बाद ब्लॉक जो है यहीं पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसकी पोजीशन कुछ 0 हो जाएगी, फिर ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहाँ चला जाएगा और इसकी पोजीशन हो जाएगी नेगेटिव, फिर ब्लॉक जो है पूरा चक्कर मार के वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे बाकी सारा टाइम तो पता नहीं है किस समय पे ब्लॉक यहाँ है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ब्लॉक जो है पूरा एक कंप्लीट चक्कर मार के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है, यानी कि पोजीशन ए पे आ जा रहा है, पोजीशन जहां पे ए थी उसकी। अब इस पूरे एक चक्कर में उसे जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में साइकिल रीसेट हो रहा है। मान लेते हैं कि टाइम पीरियड है 6 सेकंड का, यानी कि 6 सेकंड बाद ब्लॉक की जो पोजीशन है वो वापस से ए हो जा रही है। यहां ग्राफ में भी देख लो, 6 सेकंड के बाद एक पूरे टाइम पीरियड के बाद ब्लॉक की पोजीशन फिर से ए हो जा रही है। तो यहां जो हमारा फंक्शन है इसमें मैं t के जगह पे मैं 6 अगर डालूं, t के जगह पे मैं 6 डालूं तो यहां मुझे x इज इक्वल टू 0.2 मिल जाना चाहिए। लेकिन यार cos 6 की वैल्यू 1 होगी तभी तो 1 इंटू ए आएगा, लेकिन cos 6 की वैल्यू तो 1 नहीं होती है। मुझे पता है cos 0 इज 1, उसके बाद फिर डायरेक्टली cos 2 पाई होता है 1, cos पाई हो जाता है -1, तो cos 2 पाई होता है, तो cos 0 1 है, फिर उसके बाद cos 2 पाई 1 है, और 2 पाई 6 तो नहीं होता है। 2 इंटू पाई, पाई इज 3.14, और 2 इंटू 3.14 हो जाएगा 6.28, तो 6 तो नहीं। तो अब हम क्या करें, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस t से, ताकि जब मैं 6 डालूं तो ये पूरी चीज 2 पाई हो जाए। तो उसके लिए आओ कुछ करते हैं, मैं इसे हटाने वाला हूं और यहां पे t से मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे जो आंसर चाहिए वो आ जाए। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, जो कि यहाँ पे टाइम है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मैं टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, t इक्वल टू 1 डालूंगा, t इक्वल टू 2 डालूंगा, t इक्वल टू 3 डालूंगा, और t इक्वल टू 6 पे ये पूरी चीज 2 पाई हो जानी चाहिए। अब देखो कैपिटल T की वैल्यू है 6, यानी कि ये वैल्यू हो गई 6 सेकेंड्स। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जैसे ही 6 सेकेंड हुई तो वैसे ही ये कट गया इससे, और बचा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई, और कॉस ऑफ 2 पाई हो गया 1, और 1 इंटू ए ये दे देगा हमें a, यानी कि x एट 6 सेकेंड्स, t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ये हमें आ जाएगा a.2, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये हो जाएगी हमारी करेक्ट फंक्शन ऑफ द मोशन ऑफ SHM, दैट इज। अब ये तो है एक तरीका सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाने का। अब हमारे पास एक और तरीका है इस फंक्शन को लिखने का। थोड़ी सी यहां पे जगह बना लेते हैं और इसे मैं नीचे ले आता हूं। यहां पे 2 पाई बाई t के जगह पे, कैपिटल T के जगह पे मैं लिखने वाला हूं ओमेगा, और ओमेगा हो गई यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब तुम सोच रहे होगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सर्कुलर मोशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर कोई बॉडी है जो कि एक सर्कल पे चक्कर काट रही हो तो जिस रफ्तार से वो एंगल को कवर करती है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और तुम्हें यह भी याद आ रहा होगा कि हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। लेकिन ये तो सर्कुलर मोशन के केस में है यार, यहां तो हमारा जो ब्लॉक है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, वो तो चक्कर काट ही नहीं रहा है, तो फिर यहां पे ओमेगा क्यों आ रहा है? तो देखो इस मोशन के और एक सर्कुलर मोशन के बीच में एक कंपैरिजन है,
एक सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना मोशन रीसेट कर देता है, फिर से चालू कर देता है। और यहाँ पे भी जो हमारी बॉडी है वो एक टाइम पीरियड के बाद अपना मोशन रीसेट कर दे रही है, वो चक्कर को फिर से काटना चालू कर दे रही है। तो एक सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। अब देखो, हमने बॉडी की मोशन को स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पोजीशन से, यहाँ से बॉडी गई इक्विलिब्रियम तक। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ एक सर्कुलर मोशन के टर्म में बॉडी एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट की, फिर यहाँ से बॉडी इक्विलिब्रियम से गई नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो इसे हम मान सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसने एक दूसरा क्वार्टर कंप्लीट कर लिया। फिर बॉडी यहाँ से आई वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि तीसरा क्वार्टर भी कंप्लीट। और फिर बॉडी वापस आ गई स्टार्टिंग पोजीशन पे, यानी कि चौथा क्वार्टर कंप्लीट। और अब इसके बाद जो है मोशन रीसेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसके बाद मोशन रीसेट हो जाएगा, सर्कल फिर से काटना, वो फिर से वही मोशन चालू हो जाएगा। सेम यहाँ इस केस में हो रहा है। तो अगर तुम मान रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है, तो अब देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, और एक पूरे चक्कर में डेल्टा थीटा होता है 2 पाई का। तो जब अगर ये बॉडी एक पूरा चक्कर काट चुकी है तो मानते हैं कि 2 पाई का एंगल हो गया कवर। और एक पूरे चक्कर में जो समय लगा वो होगा डेल्टा टी, और वो इस केस में हमने डिनोट कर रखा है कैपिटल टी से, टाइम पीरियड से। एक पूरे चक्कर में जो समय लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये हो गया 2 पाई बाय कैपिटल टी। और देखो यही तो हमने रिप्लेस किया यहाँ पे, 2 पाई बाय कैपिटल टी को ओमेगा से लिख दिया है। और इस केस में ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बल्कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी बात हम आगे बाद में डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी की एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है और वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है अपने मोशन को, तो उसकी इक्वेशन ये आएगी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी टाइम। या फिर मैं लिख सकता हूँ एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल ए एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी के, जो कि टाइम पीरियड है यहाँ पे। तो अगर मुझे इस मोशन का इक्वेशन लिखना हो, यहाँ पे हमने ब्लॉक को 0.2 मीटर खींच के छोड़ा था, तो एम्पलीट्यूड है 0.2 मीटर और टाइम पीरियड हम मान रहे थे कि 6 सेकंड का है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा आओ उसे लिख लेते हैं। वो हो जाएगा x इंटू टाइम t, एक्स टी का फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 0.2 मीटर्स, दिस इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी है टाइम पीरियड और इसकी वैल्यू है 6 सेकेंड्स, इंटू स्मॉल टी। और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है? स्मॉल टी कांस्टेंट थोड़े ना है, स्मॉल टी तो वेरिएबल है। इसकी वैल्यू तुम पुट करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बॉडी के पोजीशन की वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कहीं तुम इस पूरे प्रोसेस को देख के घबरा तो नहीं गए कि यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा? तो देखो, स्टार्टिंग में कुछ जब सीख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज़ें आसान होती जाएगी और तुम बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को बनाने लगोगे। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसकी फंक्शन हमें लिखनी है। तो अब देखो, फंक्शन लिखने के पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये ग्राफ किसका है, कॉस का है या साइन का है। अब कॉस का ग्राफ जो ये यहाँ से चालू होता एक्सट्रीम से, साइन का ग्राफ यहाँ इक्विलिब्रियम से चालू होता। ये तो नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है यार। अब देखो, अगर कोई ग्राफ एक्सट्रीम से चालू हो, पॉजिटिव या नेगेटिव केस से भी, तो वो जो ग्राफ होगी वो कॉस की होगी। तो ये कॉस की ग्राफ ही है, तो कुछ कॉस का फंक्शन आएगा, यानी कि मेरा जो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो फंक्शन है ये आने वाला है a इंटू एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ समथिंग। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो एम्पलीट्यूड होता है इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम है ये और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई ये वाली लाइन, और इसकी ऊंचाई दी हुई 3 मीटर। तो यहाँ मैं डाल दूंगा 3 मीटर्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी। और ये जो कैपिटल टी है ये है टाइम पीरियड। तो यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो रहा है? अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सट्रीम से, फिर बॉडी गई और फिर बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रही है 4 सेकंड के बाद। दो वैलीज के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिख रहा है हमें 4 सेकंड का। तो कैपिटल टी हो गया 4 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्मॉल टी से। तो ये हो गई हमारी पूरी फंक्शन इस पूरे ग्राफ की। अरे नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। अब देखो, यहाँ अगर तुम इस फंक्शन को प्लॉट करो ग्राफ पे, तो ये है 3 मीटर इंटू कॉस ऑफ समथिंग। अब इसको अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया और कॉस का फंक्शन कुछ ऐसे आएगा, लेकिन हमारे पास जो कॉस का फंक्शन है वो तो नेगेटिव है बिल्कुल ही इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे,
इस फंक्शन में -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगी करेक्ट इक्वेशन, -3 मीटर इंटू कॉस ऑफ 2π/4 सेकेंड इंटू टाइम t। यहाँ t के जगह पे, स्मॉल t के जगह पे तुम कोई भी सेकेंड डालो, कोई भी समय डालो, तो उस समय पे तुम्हें बॉडी की पोजीशन का पता चल जाएगा। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस फंक्शन में मैं तुमसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो तुम बोलोगे कि एम्पलीट्यूड तो वही होता है कॉस के साथ जो पहले मल्टीप्लाइड हो, ये वाली टर्म, ये हो गई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पे -3 मीटर। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? एम्पलीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। एम्पलीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, एम्पलीट्यूड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। एम्पलीट्यूड केवल और केवल 3 मीटर होगी। ये जो माइनस है ये कॉस के साथ मल्टीप्लाइड है, ये बस ये दिखा रहा है कि कॉस की जो फंक्शन है वो ये वाली नहीं है, बल्कि नेगेटिव कॉस फंक्शन है, यानी कि इसकी मिरर इमेज ये वाली। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ग्राफ यहां से स्टार्ट हो तो होगी वो कॉस की फंक्शन, और अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो ऐसे तो वो होगी माइनस कॉस फंक्शन। अगर ग्राफ यहाँ इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो ऐसे तो वो ग्राफ होगी साइन की, और अगर इसकी मिरर इमेज हो ऐसे नीचे जाए तो ये ग्राफ होगी माइनस साइन की। तो आओ रिकैप कर लेते हैं। अब अगर एक बॉडी एसएचएम कर रही हो तो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एज अ फंक्शन लिख सकते हैं, और वो फंक्शन होगा कुछ ऐसा, एक्स टी, जहाँ पे एक्स पोजिशन है, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ए जहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब कि इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, दिस ए इनटू कॉस, यहाँ पे कॉस या साइन दोनों में से एक हो सकता है, कॉस ऑफ 2π/t। अब कैपिटल टी जो है वो होता है टाइम पीरियड, यानी कि एक पूरे चक्कर में जो समय लगा, 2π/t इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी एक वेरिएबल है, उसमें तुम समय की वैल्यू पुट करो और उस समय पे तुम्हें एक्स टी जो है ये बताएगा कि बॉडी की पोजीशन क्या थी। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो तुम्हारा ग्राफ है वो यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा हो, वो स्टार्ट हो रहा हो एक्सट्रीम पोजीशन से और नीचे जा रहा हो, तो ये हो जाएगा कॉस का ग्राफ। और अगर बॉडी स्टार्ट हो रही हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से और जा रही हो ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस साइन का ग्राफ। और अगर ग्राफ स्टार्ट हो रही हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से और जा रही हो नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन का ग्राफ। और अगर ग्राफ स्टार्ट हो रहा हो नेगेटिव एक्सट्रीम से और जा रहा हो ऐसे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस का ग्राफ।